सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप किस तरह किसी भी मॉडल को किसी भी ख़ास हिडन लेयर्स के लिए डेवलप कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जब भी आप किसी भी मॉडल को डेवलप करते हैं तो इनिशियली जो वेट्स आपके पास होते हैं उसको वो मॉडल किस तरह ट्यून करता है। लेट्स से आपने एक मॉडल डेवलप कर लिया। ये आपके पास एक मॉडल है जिसके अंदर आपके पास कुछ ख़ास हिडन लेयर्स हैं और कुछ ख़ास इनपुट है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही है। तो इसके अंदर आपके लेट्स से हिडन लेयर्स हैं कुछ। लेट्स से आपके पास यहाँ पे 3 हिडन लेयर्स हैं, ठीक है जी। अब ये हिडन लेयर जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू वेट्स, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ थ्रू वेट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी सिमिलरली ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। सिमिलरली हेयर, और ये सब जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हर एक कनेक्शन का जो भी कनेक्शन है इसका एक स्पेसिफिक वेट है यहाँ पे, ठीक है, जिसे लिखा जाता है W से। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसमें होगा मेरे पास W1, W2, W3, W4 एंड सो ऑन। मेरे पास ये सारे वेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब इनिशियली तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह वेट्स को असाइन कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपके पास आते हैं इनपुट्स, लेट्स से x1 एंड x2, और कैलकुलेट की जाती है y की वैल्यू। तो दरअसल इसमें होता इस तरह है कि आप x1 और x2 की वैल्यू देते हैं जिससे ये y की वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसी y की वैल्यू के थ्रू फिर क्या किया जाता है, एक फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पे बनाया जाता है। एक फीडबैक यहाँ से लिया जाता है और वो फीडबैक जो है एक फीडबैक के थ्रू इस ही मॉडल को दे के यहाँ पे इन वेट्स को ट्यून किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ से ये जो आउटपुट है ये दोबारा यहाँ पे दे के ट्यून किया जाता है और ये फीडबैक मैकेनिज़्म जो है इस फीडबैक ब्लॉक के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये फीडबैक जो ब्लॉक है आपके पास ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे आपके पास जो आपने अप्लाई की हुई हैं इनपुट्स इसके थ्रू आउटपुट कैलकुलेट करता है और जो आपने इनको जो वैल्यूज़ जो ट्रेनिंग के लिए दी हुई है यहाँ पे आप इस सिस्टम को जिन वैल्यूज़ पे ट्रेन करेंगे ये उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा और इसी के साथ इसकी एक एक्चुअल वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस दी आउटपुट विच इज़ नाउ ऑब्टेन, इनका डिफरेंस फाइंड करके इनका हर एक का स्क्वायर ले लेगा, ठीक है, और फिर इसे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस फाइंड करता है और इसे कहा जाता है कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कॉस्ट फंक्शन, जबकि डीप लर्निंग में इसे कहा जाता है लॉस। और ये लॉस कैलकुलेट करके फीडबैक मैकेनिज़्म को दिया जाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म या फीडबैक ब्लॉक यहाँ पे क्या करता है, इस ही लॉस फंक्शन के थ्रू एक रूटीन बनाता है, एक एल्गोरिदम डेवलप करता है जिसे कहा जाता है ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ऑप्टिमाइज़र आपके पास डिफरेंट लॉस फंक्शन के थ्रू ऑप्टिमाइज़र जो है आपके पास डिफरेंट वेट्स जो है उनकी वैल्यू को अपडेट कर देता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे बेसिकली आपके पास ट्रेनिंग इनपुट्स हैं, वो ट्रेनिंग इनपुट्स हैं आपके पास x1 x2, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ भी गिवन हैं कि अगर x और x1 x2 की कोई वैल्यूज़ होंगी तो उनके लिए एक्चुअल वैल्यू जो आउटपुट की है वो ये वाली होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस सिस्टम को पहले से पता होता है जो कि आपने इसे ट्रेन करना है इसके ऊपर। तो अब जब आप इसके ऊपर इन वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं तो
जब इनिशियली आपने इसे कोई वेट दिए हुए हैं जो कि हमने डिफ़ाइन किए थे रैंडमली जो इसको देता है, उसके थ्रू आप इसकी आउटपुट फाइंड करते हैं एट दैट टाइम। उसके जब वो आउटपुट आ जाती है तो एक्चुअल के साथ उसका डिफरेंस फाइंड करता है, जिससे आपके पास लॉस आ जाता है। ठीक है, तो लॉस के थ्रू जाता है, देखता है कि कितना एक्चुअल और कैलकुलेटेड आउटपुट के दरमियान मेरे पास डिफरेंस है। उस डिफरेंस के थ्रू ये क्या काम करता है, उस डिफरेंस को कम करने के लिए ये वेट्स को अपडेट करता रहता है। ठीक है, बाय यूजिंग दी ऑप्टिमाइज़र फंक्शन। अब लॉस कितनी तरह के होते हैं? जो लॉस हैं आपके पास, हम चूँकि यहाँ पे अभी जो बात करेंगे वो रिग्रेशन की बात करेंगे, तो रिग्रेशन में हमारे पास एक तो लॉस होता है कि आप एक्चुअल और जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है इसके दरमियान डिफरेंसेस फाइंड करते रहें और इन सबको आपस में ऐड करते रहें, तो इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक और लॉस की किस्म है जिसे कहा जाता है मीन स्क्वायर्ड एरर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं ट्रेनिंग की और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं, आप उनका डिफरेंस लेके उनका स्क्वायर लेते हैं और उन सब को पॉइंट बाय पॉइंट एक दूसरे के साथ ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम I equal to 1 up to the m, where m is the size of my training सैम्पल्स। ठीक है, जो जितनी ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं उनका साइज़ होता है। सिमिलरली जो थर्ड वन है वो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी होता है। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर में, अच्छा मीन में सॉरी, यहाँ पे आप इसको 1/m पे डिवाइड भी करते हैं, तो ये आपके पास m यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर भी आ गया। दिस वन इज़ द मीन स्क्वायर्ड एरर। यहाँ पे सॉरी, दिस इज़ द मेन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे ये जो आया ये मीन स्क्वायर्ड एरर है। और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आपके पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू होती है आपके पास मीन स्क्वायर एरर इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट लॉस फंक्शंस हैं जो कि मैं रिग्रेशन में यूज़ करूँगा। इसी तरह जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट लॉस फंक्शंस होंगे। सिमिलरली ऑप्टिमाइज़र्स मेरे पास कितनी किस्म के हैं, तो यहाँ पे जब आप लॉस फंक्शन आता रहता है उसी की बेस पे आप लॉ ऑप्टिमाइज़र यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का क्या काम होता है, ये आपके पास जो वेट होता है ith वेट उसकी वैल्यू को लेता है और उसमें से अल्फ़ा डी लॉस डिवाइडेड बाय डी ओमेगा, इसको कैलकुलेट करके इस वेट की वैल्यू को क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा को कहा जाता है लर्निंग रेट। ठीक, अब आप इसको इस तरह समझ लें कि लेट से आपके पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ के अंदर लेट से ये आपके पास एक कर्व है जो कि आपको लॉस फंक्शन दिखा रही है और लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट आपके पास लेट से कुछ इस तरह की फॉर्म में आ रहा है और इसकी जो लोकल मिनिमा है या लोकल जो मिनिमम लॉस की जो वैल्यू है वो ये है। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करने हैं, ये वेट की वैल्यूज़ जो है ये रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यही वैल्यूज़ जो है हर एक पॉइंट के ऊपर आके इसको स्टार्ट करके यहाँ से फाइंड करते रहेंगे और ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस टेंजेंट्स को फाइंड करती हैं डेरिवेटिव जो है इन टेंजेंट्स को फाइंड करता रहता है। और एट दी एंड इस लर्निंग रेट का क्या फ़ायदा है जी, यहाँ पे लर्निंग रेट अल्फ़ा जो है, जितना अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी यहाँ पे ये जंप्स उतनी ज़्यादा होंगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कम है तो वहाँ यहाँ ये छोटे छोटे जंप्स लेके आता रहेगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा लेने का फ़ायदा ये है कि आपके पास जल्दी ऑप्टिमल वैल्यू तक
पहुंच जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये अपनी ऑप्टिमल वैल्यू से आगे की तरफ बढ़ जाता है, और इससे ये ऑप्टिमल वैल्यू जो है, जो आपके पास ग्लोबल ऑप्टिमल वैल्यू है, ये इससे रह जाती है अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मिनिमा हो। ठीक है। सिमिलरली लोअर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा लेने का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? तो अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इज़ लार्जर, तो उसका नुकसान ये है कि हायर जंप्स, ठीक है, जंप्स हायर हो जाती हैं। ठीक है, तो जंप हायर होने की वजह से मे लॉस लोकल ऑप्टिमा, हम उसे लॉस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल है, तो आपके पास लोकल मिनिमा तो अचीव हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग टाइम विल इनहेंस, ट्रेनिंग टाइम विल इंक्रीज, क्योंकि उसे अपने अब ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो उन छोटे छोटे स्टेप्स लेने के साथ जब वो ऑप्टिमल वैल्यू तक पहुंचेगा, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब ये एक पूरा मैकेनिज़्म है, और उस वक्त तक इस इन वेट्स को वो इंक्रीज़ करता रहता है, जब सॉरी अपडेट करता रहता है, जब तक ये अपने लोकल ऑप्टिमा तक ना पहुंच जाए, जहाँ पे जब ये जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस है, ये आपके पास ज़ीरो हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, या फिर आप एक ख़ास स्टेप्स के लिए इसको इस लॉस को रिड्यूस करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। तो इसमें हम इस लेक्चर में हम देख रहे हैं किस तरह हमने अपने एक मॉडल को ट्रेन करना है, किस तरह हम इन फंक्शंस को कैराज में यूज़ करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो कैराज में इनको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल, जिसमें आपने एक लीनियर फंक्शन है, और उस लीनियर फंक्शन को आपने एक सिंपल न्यूरॉन के थ्रू लर्न करवाना है और देखना है कि कैसे ये आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है। तो आइए कैरस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गूगल कोलैब की एक नोटबुक है, और इसमें अगेन हम क्या करेंगे, सारी जो है प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मैंने इसमें करना है क्या नहीं। अगेन मैं इस कोड को थोड़ा इन्हेंस कर देता हूँ कि आपको ये नज़र आ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है कि मैंने पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। तो पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए जो मेरे पास पैकेजेस हैं, वो मैं लाऊंगा। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कैरस, और कैरस के बाद फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरस इंपोर्ट लेयर्स। आप डायरेक्टली कैरस से भी लेयर्स को कर सकते हैं अपलोड। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर रन टाइम में जाके मैं इस रन टाइम में इसको मैं अगर GPU को करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं GPU को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी तक मुझे GPU की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपको GPU की ज़रूरत है, तो आप इसे सेलेक्ट करके वहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, और सिंपली इसे यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, वहाँ से रिसोर्स एलोकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, रिसोर्स जो हैं उसके साथ कनेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इनिशियलाइज़ हो रहा है। अगर मेरे पास कोई इशू नहीं है, तो एक ग्रीन सिंबल के थ्रू मुझे यहाँ बता दिया जाएगा कि मेरा कोड करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये करेक्टली रन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे मॉडल को डेवलप करना है, तो सिंपली मैं पहले देखता हूँ, एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल मैंने डेवलप करना है, जो कि पिछली दफ़ा भी मैं कर चुका हूँ। तो लेट मी कॉल इट, इसे मैं कह देता हूँ मॉडल, और मॉडल में अगेन मेरे पास जो है कैरस डॉट सीक्वेंशियल है मेरे पास मॉडल, और सीक्वेंशियल में अगेन
मैंने सिर्फ एक ही क्या करना है, एक ही यूनिट है मेरे पास। तो अगेन वो मेरे पास डेंस यूनिट है, तो लेयर्स डॉट डेंस, यूनिट भी मेरे पास 1 है और इनपुट ये भी मेरे पास 1 है। तो अब मेरे पास ये एक सिंगल न्यूरॉन बन गया जिसमें मेरे पास इनपुट भी 1 है, आउटपुट भी 1 है और एक बायस टर्म है, और इसके थ्रू मैं इसकी मैं लर्निंग इसे करवाऊंगा और देखूंगा कि कैसे काम करता है। तो इसे मैं मॉडल को डेवलप कर लेता हूँ। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे कहा जाता है मॉडल समरी। अब मॉडल समरी क्या चीज़ है, अगर आपके पास जो मॉडल डेवलप हो चुका है आप उसके साथ ये फंक्शन लगा दें और इसे रन करें, तो ये आपको बताएगा कि इस मॉडल में आपके पास कितनी लेयर्स हैं, कितने वेट्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये सब आपको बताना शुरू कर देगा। तो चूंकि इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एक आपके पास इनपुट है, एक आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट के साथ एक वेट मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो एक वेट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक बायस टर्म है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली 2 पैरामीटर्स हैं, एक है वेट इनपुट के साथ, एक दूसरा जो है वो बायस है। तो इनके थ्रू ये मुझे यहाँ पे आउटपुट देगा, और ये समरी जो है मेरे पास, इस मॉडल की समरी जो है ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। मॉडल जो है वो सीक्वेंशियल मॉडल है और उसकी समरी मुझे पैरामीटर्स की फॉर्म में सब कुछ दे रहा है। अब मेरे पास जो डाटा है वो कैसा है, जो मैंने सैम्पल डाटा लिया हुआ है वो कैसा है, वो कौन सा है, तो उसे मैं लेट से एक सिंपल डाटा सेट है मेरे पास। यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हो सकती है 1 2 3 4 अप टू, लेट से मैं उसे 10 तक रखता हूँ। और y की जो वैल्यू है लेट से मैं उसे लेता हूँ 2x+1, ठीक है जी। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इसके लिए होगी 2 1 1, यहाँ पे होगी 3, ठीक है, 2 2 4 5, 2 3 6 7, 2 4 8 and 9, and 2 5 11 अप टू 21, ठीक है जी। तो ये मेरे पास y की वैल्यूज़ होंगी। ये मेरे पास, आप यहाँ पे एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है जिसकी वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास y इंटरसेप्ट भी है और ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके, सॉरी, कुछ इस तरह का फंक्शन, आई एम सॉरी अगेन, ठीक है जी। ये नहीं है क्योंकि चूंकि मेरे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है वो 1 है, तो इस तरह का एक फंक्शन है जो कि मुझे ये देता है, और इसमें इसका स्लोप जो है वो 2 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट मेरे पास 1 है। तो आप देखें अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसके थ्रू मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चाहता हूँ, और जब भी मैं इसे कोई भी इनपुट दूंगा, कोई भी, तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, y इक्वल टू 2x+1, ठीक है। तो मैं अपने न्यूरॉन को इस तरह ट्रेन करना चाहता हूँ। तो आइए मैं इधर इसे डाटा दे देता हूँ, और डाटा को मैं लिखता हूँ एक लिस्ट की फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, let me stop here, and now y equal to 2x+1, that would be 3 5 7 9 11 13 15 17 19 and yes, दैट वुड बी द 19। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। आप दोनों का साइज़ देख सकते हैं कि ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों का साइज़ मेरे पास 9 है। अगर इनपुट में मेरे पास 1 होगा तो आउटपुट में मेरे पास 3 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह 9 होगा तो 19 होगा। तो ये मेरे पास एक डाटा है, x की वैल्यू y की वैल्यूज़ मैंने दे दी, ठीक।
अब इसके बाद ये मेरे पास सैम्पल डाटा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइज़र फंक्शन और लॉस फंक्शन की, जिसके हमने पिछली दफ़ा देखा था यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह लॉस फंक्शन लगाया जाता है और क्या काम होता है एक ऑप्टिमाइज़र का। तो ऑप्टिमाइज़र जो है मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, उसका क्या काम होता है। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं कि क्या काम है और इनको मैं कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसे कहा जाता है कंपाइल। ठीक है, कैरस का एक फंक्शन है जिसे कंपाइल कहा जाता है। तो मॉडल को जब आप कंपाइल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साथ ही ऑप्टिमाइज़र्स का भी बता दिया गया है कि इसके बाद आपके कौन कौन से आर्गुमेंट्स लगेंगे। ऑप्टिमाइज़र है, लॉस है और इस तरह की और चीज़ें हैं। तो मैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कि लॉस कौन सा, ऑप्टिमाइज़र कौन सा है, तो मैं ऑप्टिमाइज़र लेट से लिख रहा हूँ और मैं ऑप्टिमाइज़र में लिख रहा हूँ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट की एक टाइप है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अलावा अगर आप एडम ऑप्टिमाइज़र लिखना चाहते हैं तो एडम जो है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से भी हायर है। तो ये आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसके देख सकते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। बेसिकली इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल वही होता है जो कि अभी हमने थ्योरेटिकल उसको देखा है। तो ऑप्टिमाइज़र को आप यहाँ से लिख सकते हैं। सिमिलरली जो आपके पास लॉस है, तो अगर लॉस आप मीन स्क्वायर्ड एरर लिखना चाहते हैं तो मीन स्क्वायर्ड एरर को भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मीन एब्सोल्यूट एरर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉस यहाँ पे कौन सा लेते हैं। अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ही यूज़ होता है। तो लेट मी कि मैं यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर ही को क्या लूँ, लॉस ले लूँ। तो ये मैंने ऑप्टिमाइज़र भी अपना डिफ़ाइन कर दिया और लॉस फंक्शन जो है वो होगा मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने इन दोनों को डिफ़ाइन कर दिया और मॉडल के साथ मैंने इनको बिल्कुल कनेक्ट कर दिया कि अब मेरे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मीन एब्सोल्यूट एरर होंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी की फॉर्म में लिखते हैं तो इनके साथ आपने ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं। इसके अलावा आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि आपने टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी में जाके स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लिखना है तो आप इसे टेंसर फ्लो डॉट लॉस डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर या इस तरह और तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ा आसान है तो इसलिए मैंने आपको बताया। इसके और बहुत सारे मेथड भी हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह। तो चूंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपने देखना है कि आपने कैसे फंक्शन को किसी भी न्यूरल नेटवर्क को किस तरह आप ट्रेन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसे मॉडल को कंपाइल किया। अब कंपाइल करने के बाद मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि बिल्कुल ठीक तरह ये कंपाइल भी हो चुका। अब मॉडल को ट्रेन करना चाहता हूँ तो ट्रेनिंग करने के लिए मॉडल को ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ बेसिकली दी फिट फंक्शन। तो फिट फंक्शन क्या करता है कि आपके पास जो आपने ट्रेनिंग एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि हैं मेरे पास x और y, ठीक है, x को y की बेसिस के ऊपर क्या कर देता है, फिटिंग कर देता है, x और y की फिटिंग कर देता है। तो इसके बाद और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बैच साइज़ है, ईपॉक्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैच साइज़ और ईपॉक्स में क्या फ़र्क है। तो अगेन नोटबुक की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि बैच साइज़ और ईपॉक में क्या फ़र्क है। तो लेट से आपके पास एक डाटा है जिसमें आपके पास हैं 100 या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास हैं 1024 डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक, यही आपने क्या करना है, इसे आपने एक सिस्टम को देना है, इसके आउटपुट होंगे और उन आउटपुट की बेसिस पे ये इसकी सिस्टम की या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की क्या करता है, ट्रेनिंग करता है। ठीक है, इसके वेट्स को अपडेट करता रहता है। तो जितनी दफ़ा, एक दफ़ा अगर आपने ये सारा बैच अप्लाई किया
और फिर वो अप्लाई करके यहाँ पे फीडबैक के थ्रू इन वेट्स को क्या करता रहता है, अपडेट करता है। तो एक दफ़ा आपने जब ये पूरा डाटा सेट अप्लाई हो गया तो इसे कहा जाता है ईपॉक। एक दफ़ा इसे अप्लाई करना, जब पूरा डाटा सेट के सारे पॉइंट्स एक फुली इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई हो जाएं और ये उसके थ्रू इसे अपडेट कर ले, तो इसे ईपॉक कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो जिसे कहा जाता है बैच साइज़। तो इस तरह किया जाता है ज़्यादातर, इस फॉर्म को ज़्यादा फिजिबल बनाने के लिए आपके पास ये जो ट्रेनिंग सेट है इसे कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में, जो कि आपके पास होते हैं 2 to the power n की फॉर्म में। तो लेट से अगर मैं इसे ले लेता हूँ 256, 256, 256 एंड 256, तो मेरे पास यहाँ पे ये बना देता है 4 बैचेस 256 के, और हर एक बैच जो है इसका साइज़ है 256 और 4 बैचेस मेरे पास आ गए। तो दैट इज़ बेसिकली मेरे पास ये बैचेस। तो हर एक क्या किया जाता है, पहले इस न्यूरल नेटवर्क को अगर 1024 देने हैं इकट्ठे, तो अब इस तरह किया जाता है कि 1024 की बजाय पहला बैच ऑफ 256 अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो अप्लाई करके फिर इसे अपडेट किया जाता है, फिर दूसरा 256 अप्लाई किया जाता है उसके थ्रू इसे, तो आपके पास इसी तरह अप टू 256 और इसे फिर अपडेट किया जाता है। तो 1 2 3 4, ये 4 जो हैं आपके पास, इसमें से हर एक जो है वो बैच है, और हर एक ईपॉक में, ईपॉक किस वक्त रन होता है, जब आपके पास ये 4 बैचेस इस एग्जाम्पल में जब फुली अप्लाई हो जाएं, दोबारा 1 की तरफ जाएं, तो इसको कहा जाता है कि पूरा ईपॉक जो है आपका यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है, तो इसे ईपॉक कहते हैं। और बैचेस उस ईपॉक के अंदर ही आपके पास डिवीजन होती है। तो आई होप ये ईपॉक और बैचेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट को फिर डिवाइड किया जाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, और इसी तरह मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है। तो सॉरी, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट किसे कहते हैं? स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं जब आपके पास हर एक सैंपल, ये इसमें से, ये आपके पास 1024 जो हैं, इसमें से एक्स में 1024 सैंपल्स हैं। तो जब हर एक सैंपल इक्वली हर एक दफ़ा अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मींस उसमें आप बैचिंग नहीं कर रहे, और हर एक जो सैंपल अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे फिर क्या किया जाता है, वेट को अपडेट किया जाता है, तो इसे कहा जाता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सिमिलरली बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते हैं, आप एक पूरा बैच लेके उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक पूरा जो आपके पास ट्रेनिंग सैंपल है उसे इकट्ठा अप्लाई कर लेते हैं, तो इसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। और मिनी बैच में इस तरह होता है कि जो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने इसे छोटे छोटे मिनी बैचेस में कन्वर्ट किया और फिर उसे अप्लाई किया। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में इस तरह की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे अभी बैचेस में कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ पे फिर बैच लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको इपॉक्स में लिख लेता हूँ। तो इपॉक लेट से इपॉक्स मैं 10 दे देता हूँ। तो 10 इपॉक्स तक ये इस मॉडल को फिट करना शुरू करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 इपॉक्स तक 1/10, 2/10, तो इसने 10 इपॉक्स तक इसे क्या किया, इसे फिट कर लिया, इसकी ट्रेनिंग कर ली। 10 इपॉक्स तक इसकी ट्रेनिंग हो गई। तो ट्रेन होने के बाद मेरे पास जो मॉडल है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये मेरे पास ट्रेन हो गए। अब इन पैरामीटर्स के थ्रू मैंने प्रिडिक्शन भी करनी है। मॉडल लेट से मैंने प्रिडिक्ट करना है, अगेन वी प्रिडिक्ट
फंक्शन है मेरे पास, और इसके थ्रू मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। 10 वैल्यू मैंने नहीं दी थी, तो लेट्स से 10 वैल्यू प्रेडिक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि 10 से मेरे पास 21 आंसर आता है, तो लेट्स से देख लेते हैं कि कितना एरर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एरर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास जो 10 की वैल्यू है वो मेरे पास 21 नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि मेरे पास जो ट्रेनिंग डाटा है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है जी, 9 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और उसकी बेसिस पे मैं इसे सिर्फ 10 टाइम्स जो है इपॉक्स को रन कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं इन इपॉक्स को रन करूँगा, लेट्स से मैं इसे 50 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 50 टाइम्स, तो आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा मैं इसकी ट्रेनिंग करता रहूँगा, ये इपॉक्स और ये मेरे पास थोड़ा बेहतर होता रहेगा। अब मेरे पास लॉस जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है, शुरू में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब अगर मैं इसको लेट से प्रेडिक्ट करूं, तो ये प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट थोड़ा करीब होती जाएगी। तो इसी तरह ये प्रेडिक्शन मेरे पास रिफाइन होती रहेगी जैसे ही मैं इपॉक्स को वैल्यू को इंक्रीज़ करता रहूँगा, अपने ट्रेनिंग डाटा को इन्हेंस करता रहूँगा। इसी तरह डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र और लॉस फंक्शंस को यूज़ करता रहूँगा। तो ये मेरे पास था एक सिंपल सा मॉडल जिसमें मैंने एक ही लेयर यूज़ की थी। अगर मैं इसमें डिफरेंट लेयर्स यूज़ करूँ, ठीक है, पहली लेयर में मेरे पास हों 2 यूनिट और सिमिलरली दूसरी लेयर में हो मेरे पास 4 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास दूसरी और तीसरी लेयर जो है मेरे पास, उसमें मेरे पास 1 यूनिट हो। तो ये मेरे पास एक मॉडल बन गया। अब इसमें मेरे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। मॉडल की अगर समरी में देखूं, तो अब ये मॉडल की समरी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी इंक्रीज़ हो गए, लेयर जैसे इंक्रीज़ हुई 3 लेयर्स बन गई। ठीक है, और इसी तरह डाटा तो मेरे पास सेम है। कंपाइल अगर मैं इसे करता हूँ, तो कंपाइल में भी ये सेम है, और ईपॉक्स में लेट्स से 50 ईपॉक्स तक इसे ट्रेन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे, ठीक है, इसका लॉस काफ़ी कम हो गया। नंबर ऑफ़ मैंने आपके अपने पास नंबर ऑफ़ लेयर्स इंक्रीज़ की, तो उसके साथ मेरे पास लॉस, ट्रेनिंग लॉस जो है वो कम हो गया। ये मुझे ट्रेनिंग लॉस बता रहा है। तो इधर से अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा प्रेडिक्ट करूँ 10 की वैल्यू को, तो ये मेरे पास 17 तक आ। ठीक है, जितना मैं इसे इंक्रीज़ करता रहूँगा, अगर आप मैं इसे ट्रेनिंग को और इन्हेंस करूँ, तो मेरे पास और रिफाइन होता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं 11 को प्रेडिक्ट कर लूँ, तो मेरे पास 11 की एक्चुअल वैल्यू जो है 22 23 आती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 100 की वैल्यू प्रेडिक्ट करूँ, तो 100 की वैल्यू से अगर y इज़ इक्वल टू 2x + 1 आए, तो दैट वुड बी 201। तो ये मेरे पास 166। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इन डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज कर रहा हूँ, ये रिफाइन होती जाएंगी। तो आप अगर इन ईपॉक्स को इंक्रीज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर इसके बाद आप इधर लिख लें, अगर यहाँ पे बैच साइज़ भी आप कुछ कर दें, लेट्स से 4 बैच साइज़ कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपका टास्क है जो कि आपने इसमें करना है और देखना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने देखा कि पैकेजेस को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, मॉडल डेवलपमेंट, और जो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, और फिर उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग जो है कैसे की जाती है। तो फिट फंक्शन को हमने देखा, इपॉक्स और बैच साइजेस को हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक इन चीज़ों के साथ जो है आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि ईपॉक इसमें ट्रेनिंग कैसे हुई और कैरस कैसे किसी भी मॉडल को ट्रेन करके आपको दे सकता है। तो इसके बाद हमारे पास ये जितनी चीज़ें हैं, जो मॉडल के पैरामीटर्स को देखना होता है और इनको प्लॉट करना होता है, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंडर फिटिंग किसे कहते हैं, ओवर फिटिंग किसे कहते हैं, और इनको हम और किस तरह रिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एक्टिवेशन फंक्शंस हेयर।
ठीक है। यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन लिख के इसे और इन्हेंस कर सकते हैं, और हमारे पास ये नॉन लीनियर फंक्शंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है जी। टिल देन, thank you so much and I will see you in the next class.